Namaskar friends, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes. And in this session we are going to discuss parliamentary privileges. So जितने पार्लियामेंटेरियन होते हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उनके कुछ प्रिविलेजेज होते हैं, कुछ विशेष अधिकार होते हैं. उसी विशेष अधिकार को MCQ के थ्रू हम समझेंगे. हमारा क्लियर गोल होगा कंसेप्चुअल क्लेरिफिकेशन. हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उससे मिलते जुलते उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम सॉल्व कर पाएंगे. आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू. इनमें से कौन सा सत्य है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस स्पेसिफिकली इन एनी आर्टिकल. ठीक है. देयर मे बी कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस विदाउट कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. 2 सही लग रहा है. डज नॉट मेंशन ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है क्योंकि आर्टिकल 105 में कुछ मेंशन है, टोटल नहीं लेकिन कुछ मेंशन है. लेट अस सी. सो ओनली देयर मे बी कंटेम्प्ट ऑफ हाउस विदाउट कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. बिना ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को कमिट किए भी कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हो सकता है. और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है. आइए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एनी एक्ट और ओमिशन विच obstructs a house of parliament, its member or its officer in the performance of their functions, or which has a tendency directly or indirectly to produce results. Any act or omission which obstruct a house of parliament. कोई भी ऐसा कार्य, एक्ट और ओमिशन मतलब कोई कार्य और कुछ कार्य नहीं, दोनों होता है, जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के जो संचालन है उसे ऑब्स्ट्रक्ट करते हों, इसके मेंबर्स एंड इसके ऑफिसर्स के परफॉर्मेंस में कुछ बाधा डालते हों, विच हैज़ टेंडेंसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स अगेंस्ट द डिग्निटी, उनके डिग्निटी को ठेस पहुंचाती हो. ऑथोरिटी एंड ऑनर ऑफ द हाउस इज ट्रीटेड एज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. सो ऐसे कोई भी एक्टिविटी होती है उसको कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के नाम से जानते हैं. Though the two phrases breach of privilege and contempt of house are used interchangeably, they have different implication. So breach of privilege से contempt of house होगा, ये ठीक है. और breach of privilege और contempt of house एक दूसरे के बदले में भी यूज होते हैं, ये भी ठीक है. लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ हाउस बिना ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के भी, अदर देन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के भी हो सकते हैं. नॉर्मली अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मे अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस. कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हाउएवर हैज वाइडर इम्प्लीकेशन. देयर मे बी कंटेम्प्ट ऑफ हाउस विदाउट स्पेसिफिकली कमिटिंग ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. जो भी संसद सदस्यों का विशेषाधिकार है, उन विशेषाधिकारों का हनन किए बगैर भी कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हो सकता है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ हाउस एक बिगर टर्मिनोलॉजी है. कंटेम्प्ट ऑफ हाउस इंक्लूड्स ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. सोर्सेस ऑफ प्रिविलेजेस. ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 105 explicitly mentions 2 privileges, that is freedom of speech in parliament and right of publication of its proceedings. So आर्टिकल 105 में इनके प्रिविलेज के बारे में प्रोविजन है. With regard to other privileges, it provided that they were to be the same as those of British House of Commons, its committees and its members on the date of the commencement. So बाकी सब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स और उनके कमेटी के जो प्रिविलेजेज हैं वही प्रिविलेज यहाँ पर भी रहेंगे, अनटिल डिफाइंड बाय पार्लियामेंट, जब तक पार्लियामेंट इसको अपने तरफ से डिफाइन नहीं कर लेती. The 44th Amendment Act of 1978 provided that the other privileges of each House of Parliament, its subcommittees and its members are to be those which they had on the date of its commencement, until defined by Parliament. ठीक है.
The amendment has made only verbal changes by dropping a direct reference to the British House of Commons. So इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स था, इसके बदले में इन्होंने कर दिया डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट दैट इज 20 जून 1979 को जो रूल है वही रूल रहेंगे. सो इन्होंने सिर्फ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को रिप्लेस कर दिया, बाकी कोई काम नहीं हुआ. इट शुड बी नोटेड हियर दैट द पार्लियामेंट टिल नाउ हैज़ नॉट मेड एनी स्पेशल लॉ एक्सक्लूसिवली कोडिफाइंग ऑल द प्रिविलेजेस. सो अभी तक भी देश आज़ाद होने के 75 वर्ष बाद भी अमृत महोत्सव मनाते हुए हम निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक भी पार्लियामेंट के प्रिविलेज से रिलेटेड कोई भी रूल कोडिफाई नहीं हुआ है. दे आर बेस्ड ऑन द 5 सोर्सेस. तो नहीं हुआ है तो उनका सोर्स क्या है, तो पहला सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. आपने देखा आर्टिकल 105 में वेरियस लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, अपने अलग अलग लॉ बना के रखे हैं. रूल्स ऑफ बोथ द हाउसेस, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, ये सब बेसिस है सोर्सेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के. सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का क्या है, द डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट. सोवरेनिटी मीन्स द सुप्रीम पावर विद इन द स्टेट. द सुप्रीम पावर इन ग्रेट ब्रिटेन लाइज विद द पार्लियामेंट. इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सोवरेन बॉडी. In a similar sense, there are legal restrictions on its authority and jurisdiction. So, Britain में पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम. पार्लियामेंट ने जो पास कर दिया वही सुप्रीम हो जाएगा. इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम. द फैक्टर्स लिमिटिंग द सोवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. सो इंडियन पार्लियामेंट का जो पावर जो लिमिट करता है वो कौन कौन से हैं, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जुडिशियल रिव्यू है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज आर ट्रू. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डू नॉट एक्सटेंड टू अटॉर्नी जनरल. ये होता है पार्लियामेंट में जिनको भी स्पीच देने का राइट होता है उनके साथ साथ उनके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी उनके साथ साथ ही होते हैं. अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, इसलिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है अटॉर्नी जनरल पर भी होता है. सो ये डू नॉट एक्सटेंड, ये रॉन्ग हो गया. पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एक्सटेंड्स टू प्रेसिडेंट. ये सही नहीं है. पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दो, प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट तीन चीज़ों से बना है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. तो दो प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डू नॉट एक्सटेंड टू प्रेसिडेंट. सो ये भी गलत हो गया, ये तो पहले से ही गलत है. फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट इज ए कलेक्टिव प्रिविलेज, ये सही है. सो सी सही हो जाएगा. आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज आर स्पेशल राइट, immunities and exemptions enjoyed by the two houses of parliament, their committees and their members. They are necessary in order to secure the independence and effectiveness of their actions. Without these privileges, the houses can neither maintain their authority, dignity, nor honor, nor can protect their members from any obstruction in the discharge of their parliamentary responsibility. So, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होना आवश्यक है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो एक्सटेंडेड द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज टू दोज पर्सन्स हु आर इंटाइटल्ड टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और एनी ऑफ इट्स कमिटी. सो जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज है ये सिर्फ पार्लियामेंट तक ही लिमिटेड नहीं है. जो पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स हैं और पार्लियामेंट्री कमेटी में जो कुछ भी हो रहा है वहाँ तक भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एक्सटेंडेड है. दिस इंक्लूड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड यूनियन मिनिस्टर्स. सो यहाँ पर क्लियरली लिख रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड यूनियन मिनिस्टर्स पर भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बना हुआ है, उनके लिए भी लागू है. Must be clarified here that the parliamentary privilege do not extend to the president who is also an integral part of the parliament.
सो प्रेसिडेंट महोदय के पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। इनके दो कैटेगरी हो सकते हैं, एक कलेक्टिव प्रिविलेज और एक इंडिविजुअल प्रिविलेज। सो कलेक्टिव प्रिविलेज में क्या है, it have the right to publish its reports, debates, proceedings and also the right to prohibit others from publishing the same. So पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जो इनकी प्रोसीडिंग है वो पार्लियामेंट ही उसको रिपोर्ट करे, डिबेट करे, प्रोसीडिंग करे और दूसरे को मना कर दे कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे करके यहाँ पर 44th अमेंडमेंट में 1978 रिस्टोर्ड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। फ्रीडम ऑफ द प्रेस भी बंद हो गया था इमरजेंसी में, उसको रिस्टोर किया गया। इट कैन एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग एंड होल्ड सेक्रेट सिटिंग्स टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट। वैसे तो पार्लियामेंट का जो सिटिंग होता है वो लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी पर लाइव चलता है, लेकिन पार्लियामेंट को अगर कोई सीक्रेट सिटिंग करनी है तो वो उसकी लाइव प्रोसीडिंग उसकी नहीं होती है, उसकी लाइव टेलीकास्ट नहीं करते हैं और जो स्ट्रेंजर हैं उनको भी वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता है। इट कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड टू एडजज अपॉन सच मैटर्स। इट कैन पनिश मेंबर्स एज वेल एज आउटसाइडर्स। सो जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है इसका क्या यूज है कि ये अपने मेंबर को भी पनिश कर सकते हैं और कोई आउटसाइडर अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करता है उसको भी पनिश किया जा सकता है। इट हैज़ द राइट टू रिसीव इमीडिएट इंफॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट एंड रिलीज ऑफ ए मेंबर। इट हैज़ द राइट टू रिसीव इमीडिएट इंफॉर्मेशन, मतलब अगर इनके मेंबर्स का किसी भी प्रकार का अरेस्ट होता है, डिटेंशन होता है, कन्वेंशन होता है, इम्प्रिजनमेंट होता है, रिलीज होता है, तो इनको इमीडिएटली हाउस को इंटीमेट करना है। इट कैन इंस्टीट्यूट इंक्वायरीज एंड ऑर्डर द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस एंड सेंड फॉर रिलेवेंट पेपर एंड रिकॉर्ड्स। द कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस और इट्स कमिटीज। सो कोर्ट को यहाँ से बार कर दिया गया है। इनकी इंक्वायरी का प्रोसीडिंग और हाउस की जो प्रोसीडिंग है, इसकी कमिटीज का प्रोसीडिंग है, उसको इंक्वायर करने का कोर्ट के पास पावर नहीं है। नो पर्सन आइदर मेंबर और आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड एंड नो लीगल प्रोसेस कैन बी सर्व्ड विद इन द प्रिसिंक्ट्स ऑफ द हाउस विदाउट परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सो लोकसभा राज्यसभा का जो एरिया है उस एरिया के भीतर चाहे कोई मेंबर हो और चाहे कोई आउटसाइडर हो, किसी को भी सिविल या क्रिमिनल किसी भी तरीके से उनको तब तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक उनके लोकसभा का जो स्पीकर है, चाहे राज्यसभा के जो सभापति हैं, उनसे परमिशन नहीं ली जाती। इंडिविजुअल प्रिविलेज क्या है? इंडिविजुअल प्रिविलेज मीन्स बिलोंगिंग टू द मेंबर्स इंडिविजुअली। They cannot be arrested during the session of the parliament and 40 days before of the beginning and 40 days after the beginning of the. So जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सेशन के ड्यूरिंग सेशन उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सेशन से 40 डेज पहले अरेस्ट नहीं कर सकते, सेशन से 40 डेज बाद नहीं अरेस्ट कर सकते। द प्रिविलेज इज अवेलेबल ओनली इन सिविल केसेज एंड नॉट इन क्रिमिनल केसेज और प्रिवेंटिव डिटेंशन है। सो ये जो प्रिविलेज है ये सिर्फ सिविल केसेस के लिए है, क्रिमिनल केसेस के लिए ये प्रिविलेज नहीं है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए भी ये केसेस नहीं है। अगर कोई देशद्रोही एमपी एमएलए बन करके जाता है और उसके अगेंस्ट में अगर क्रिमिनल केस फाइल होता है तो उसको भी उसी तरीके से निपटा जाएगा जैसे बाकी देशद्रोहियों के साथ निपटा जाता है। वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की कंसेशन नहीं है। दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, वो तो है। No member is liable to any proceeding in the court for anything said। देखिए लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, इनमें जो कुछ भी ये लोग मेंबर कहते हैं they are not liable in the court for anything said। ये लोग पार्लियामेंट में जो कुछ भी कह लें उसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए बहुत से ऐसे भी समझदार प्राणी हैं जो एक दूसरे पर लांछन लगाना होता है, कुछ उल्टा पुल्टा बोलना होता है तो सदन की कार्रवाई बुला लेते हैं और अपने मन की भड़ास उतारते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर बोलेंगे तो कोर्ट केस हो जाएगा, सदन में नहीं चलता।
They are exempted from jury services. They can refuse to give evidence and appear as witness in case pending in a court when parliament is in session. जब पार्लियामेंट सेशन में हो उस समय अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एज ए विटनेस बुलाया जाए तो उस पीरियड के लिए वो नहीं जाएंगे, उसके बाद जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हिंडर पार्लियामेंट्स इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो ऐसी कौन सी बाधा है जो पार्लियामेंट को इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर बाधक बनती है? ऐसे कौन से कारण है? टेक्निकल नेचर ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट। सही है, डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो स्पेशलिस्ट बनाते हैं और स्पेशलिस्ट जितना स्पेशलिस्ट उसको जानते हैं उतने पार्लियामेंटेरियन नहीं जानते हैं। तो ये एक दिस में भी ये रीजन ऑफ हिंडर। मनली पोस्टमार्टम वर्क, लार्ज साइज ऑफ पार्लियामेंट, 1 और 3 सही होगा क्या? ऑल द अबव, तीनों सही है इसमें। टेक्निकल नेचर ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट, मनली पोस्टमार्टम वर्क, लार्ज साइज ऑफ द पार्लियामेंट। सो इसके चलते पार्लियामेंट पूर्णतः गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल नहीं कर पाती। द पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज मोर इन थियरी देन इन रियलिटी। भाई, द पार्लियामेंट हैज नीदर टाइम नॉर एक्सपर्टाइज टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन विच हैज ग्रोन इन वॉल्यूम्स as well as complexity. Parliament's financial control is hindered by the technical nature of the demands for grant. The parliamentarian, being layman, cannot understand them properly and fully. The legislative leadership lies with the executive and it plays a significant role in formulating policies. The very size of the parliament is too large and unmanageable to be effective. The majority support enjoyed by the executive in the parliament reduces the possibility of effective criticism. So क्या कह रहे हैं? पार्लियामेंट चाहते हुए भी जितना कंट्रोल वो उसको चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन पर, उतना कंट्रोल एग्जीक्यूटिव पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं कर पाती। क्यों? because of the technical nature, because of the unmanageable manpower of the parliament, because of the they are common man and things are made by experts of the administrative area. So ये सब कारण है जिसके चलते पार्लियामेंट में के पास जितनी पावर है वो थ्योरी में ज़्यादा है, प्रैक्टिकल में उतना दिखता नहीं है। द फाइनेंशियल कमिटी लाइक Public Account Committee examine the public expenditure after it has been incurred by the executive. सही बात है। So it's a postmortem work. The increased recourse to guillotine reduced the scope of financial control. So guillotine में क्या होता है? पूरा डिस्कशन नहीं होता है, कुछ डिस्कशन हुआ, डिस्कशन को रोक दिया जाता है, वोटिंग करा दिया जाता है, पास करा दिया गया। तो ये क्या करता है? ये फाइनेंशियल कंट्रोल को भी रोकता है। द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैज रिड्यूस्ड द रोल ऑफ पार्लियामेंट। सो बड़े बड़े लॉ तो पार्लियामेंट में बन जाते हैं, बट उसको एग्जीक्यूट करने वाले जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, और वो जो है वो पार्लियामेंटेरियन के हाथ से जाता हुआ नजर आता है। The frequent promulgation of ordinance by the president dilutes the parliament's power of legislation. Promulgation of ordinance is done by president on the advice of executive. Executive means government. Government executive है. The parliament's control is sporadic, general and mostly political in nature. Lack of a strong and steady opposition in the parliament and a setback in the parliamentary behavior and ethics have also contributed to the ineffectiveness of legislative control over administration in India. Next question. Which of the following are judicial and electoral powers and functions of the parliament? पार्लियामेंट के पास सिर्फ और सिर्फ लॉ बनाने का ही पावर नहीं है, उनके पास और भी बहुत प्रकार के पावर हैं, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि विच आर द जुडिशियल एंड इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट।
इट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट, इम्पीच तो करते हैं। द पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू मेक लॉज टू रेगुलेट द इलेक्शंस, बिल्कुल सही बात है। पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है इलेक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। हुआ ना अमेंडमेंट एक्ट 61 से 21 साल से लेकर के 18 साल पर हो गया वोटिंग पावर, तो ये रेगुलेट करना हुआ। इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जुडिशियल और इलेक्टोरल से कुछ लेना देना नहीं है, सो 3 तो नहीं हो सकता। इट कैन पनिश इट्स मेंबर्स फॉर ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज और इट्स कंटेम्प्ट, 4 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। फिर तो 1 to 4 हो जाएगा क्या? इट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट ऑथराइज टू मेक लॉज, 1 to 4 देखते हैं। सो 1 to 4 इज द करेक्ट आंसर। इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसका पावर तो है लेकिन जुडिशियल पावर नहीं है, इलेक्टोरल पावर नहीं है, ये लेजिस्लेटिव पावर है। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जुडिशियल पावर, इट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रेसिडेंट तक को सजा दे सकती है पार्लियामेंट। सो सजा देना किसका काम है? जुडिशरी का काम है। इट कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, इट कैन रिकमेंड द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल to the president. It can punish its members and outsiders for the breach of the privilege or its contempt. So ये जुडिशियल पावर हो गया। इलेक्टोरल पावर में क्या होता है? पार्लियामेंट पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट। सो पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ये इनका इलेक्टोरल पावर में हो गया। द लोकसभा इलेक्ट्स इट्स स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर वाइल द राज्यसभा इलेक्ट्स इट्स डिप्टी चेयरमैन, ये भी इनका इलेक्टोरल पावर हो गया। पार्लियामेंट इज ऑल्सो ऑथराइज टू मेक लॉज टू रेगुलेट द इलेक्शन टू द ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड टू बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट इनेक्टेड द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 50 and 51। सो ये पार्लियामेंट के जुडिशियल पावर है और ये पार्लियामेंट के इलेक्टोरल पावर है। अदर पावर एंड फंक्शन में क्या क्या? इट सर्व्स एज ए हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री, ठीक है। इट डिस्कसेस वेरियस इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस, बात तो करना ही है, इनको डिस्कस करना ही है। इट अप्रूव्स ऑल द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। सो पार्लियामेंट ही तीनों प्रकार की इमरजेंसी लगाती है, पार्लियामेंट ही तीनों प्रकार की जो इमरजेंसी है उसको रिकमेंड अप्रूव करती है, जो प्रेसिडेंट महोदय लगाए होते हैं। अगर ये अप्रूव ना हो पार्लियामेंट से तो ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगी सब। इट कैन क्रिएट और एबोलिश द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इट कैन increase or decrease the area, alter the boundaries and change the name of states of the union. It can regulate the organization and jurisdiction of Supreme Court or High Court and can establish a common high court for 2 or more states. होता भी है, common high court होते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो अंडमान निकोबार का भी हाई कोर्ट है। चंडीगढ़ में जो हाई कोर्ट है वो पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट है। इस तरीके से कॉमन हाई कोर्ट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल एंड कंस्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। सो यहाँ पर पावर और फंक्शन की बात तो है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि प्रश्न पूछ रहे हैं कि फाइनेंशियल और कंस्टिट्यूएंट पावर कौन से है, ये समझना हमें जरूरी है। इससे पहले वाला जो था इसमें था जुडिशियल एंड इलेक्टोरल पावर कौन से हैं। जो 4th क्वेश्चन था पार्लियामेंट का ये सब पावर है, लेकिन इनमें से जुडिशियल पावर और इलेक्टोरल पावर कौन है। इसी तरीके से 5th में है फाइनेंशियल एंड कंस्टिट्यूएंट पावर कौन से है। नो टैक्स कैन बी लेविड विदाउट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द पार्लियामेंट, करेक्ट है। बजट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, करेक्ट है। सो ये तीनों सही है। ये है पार्लियामेंट के फाइनेंशियल एंड कंस्टिट्यूएंट पावर। आइए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। No tax can be levied or collected and no expenditure can be incurred by the executive except under the authority and with the approval of parliament. The enactment of the budget by the parliament legalizes the receipt and expenditure of the government of India for ensuing financial year.
द पार्लियामेंट ऑल्सो स्क्रूटनाइजेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल कमेटी। ये सब पार्लियामेंट के काम है। पार्लियामेंट टैक्स लगाती है और पार्लियामेंट टैक्स वसूलती भी है। पार्लियामेंट टैक्स बढ़ा भी सकती है और पार्लियामेंट टैक्स घटा भी सकती है। पार्लियामेंट पास करती है तब जाकर के रिसीट एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है। पार्लियामेंट जो भी खर्चे होते हैं उनको स्क्रूटनाइज भी करती है। दे ब्रिंग आउट द केसेस ऑफ इलीगल, इरेगुलर, अनऑथराइज, इम्प्रॉपर यूसेज एंड वेस्टेज एंड एक्स्ट्रावेजेंस इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर में अगर इलीगल खर्चे हुए हैं, इरेगुलर हुए हैं, तो उसकी ऑडिट सीएजी करती है। सीएजी ऑडिट करने के बाद से प्रेसिडेंट को देती है। वो प्रेसिडेंट जो है उसको पार्लियामेंट में देते हैं और पार्लियामेंट जो है उसको पीएसी को देती है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव इन फाइनेंशियल मैटर्स ऑपरेट्स इन 2 स्टेजेस। बजटरी कंट्रोल, budget before appropriation of grants through enactment, post budgetary control. So pre budgetary control and post budgetary control दोनों तरह के जो कंट्रोल है वो पार्लियामेंट का बजट के ऊपर है। द बजट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनुअलिटी, दैट इज द पार्लियामेंट ग्रांट्स मनी टू द गवर्नमेंट फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर। पार्लियामेंट गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट पास करके देती है। वो उससे 2-4 दिन ज़्यादा के लिए भी नहीं हो सकता है। उसके लिए उनको अलग से फिर से परमिशन लेना पड़ेगा। द ग्रांट, इफ़ द ग्रांट मनी इज़ नॉट स्पेंट बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, देन द बैलेंस एक्सपायर्स एंड रिटर्न्स टू द कंसोलिडेटेड फंड। दिस इज रूल ऑफ लैप्स। सो आपने कुछ प्रोविज़न किया खर्च करने का, रोड बनाने के लिए आपने एग्जाम्पल ले लीजिए कि 10 करोड़ आपने रोड बनाने के लिए अप्रोप्रिएट कर लिया और केन प्रकारेण वो 6 करोड़ ही खर्चा हो पाया, तो जो 4 करोड़ है वो आपका अनस्पेंड है और चूंकि वो अनस्पेंड है, नॉट स्पेंड है, इसलिए वो रूल ऑफ लैप्स में आ गया, वो वापस कंसोलिडेटेड फंड में आ गया। अगली बार फिर खर्चा करना है, पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल बाय द Parliament, as no reserve fund can be built without its authorization. However, the observance of this rule leads to heavy rush of expenditure towards the close of the financial year. This is popularly called as March rush. ये जो लैप्स, रूल ऑफ लैप्स है, इसके चलते क्या होता है कि जो 10th, 11th, 12th मंथ है, उस मंथ में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना पड़ता है ताकि लैप्स ना हो जाए। जो भी हमने पास करा है पार्लियामेंट से वो सब काम होने चाहिए, लैप्स नहीं होनी चाहिए, और उसको बोला जाता है मार्च रश। क्या बोलते हैं? मार्च रश बोलते हैं उसको। कंस्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शंस, तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने संविधान बनाई थी, तो वही पावर यहाँ पर भी है। पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील ऑफ एनी प्रोविजन। पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को में अमेंडमेंट ला सके। द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी। सो मेजोरिटी अलग अलग तरीके की हो सकती है, लेकिन अमेंडमेंट का पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। बेस्ड ऑन द रिजोल्यूशन द पार्लियामेंट मेक्स एन एक्ट फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू दैट इफेक्ट। द कंस्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट अनलिमिटेड एंड इज बेस्ड ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कई बार प्रश्न कोर्ट में ये गए कि पार्लियामेंट का जो अमेंडमेंट का जो पावर है वो अनलिमिटेड है क्या? क्या कुछ भी अमेंड कर सकती है? तो जो केशवानंद भारती का जो केस था 1973 में, उसमें ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास बहुत पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, अनफेटर्ड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, लेकिन अमेंडमेंट करते समय जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये राइडर है आपके अमेंडमेंट पे। तो एक तरफ से तो ये कहा जाता है कि अमेंडमेंट का आपके पास पूरा पावर है, दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि आप उतने ही दूर तक अमेंडमेंट कर सकते हैं जहाँ तक कि बेसिक स्ट्रक्चर की एरिया नहीं शुरू होती। तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव पावर एंड एग्जीक्यूटिव पावर वो यहाँ पर देखेंगे। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट।
लेजिस्लेटिव पावर हो गया। पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव थ्रू क्वेश्चन आवर्स, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर हो गया। लोकसभा कैन एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, ये भी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर में आ गया। इट कैन रिकमेंड रिमूवल ऑफ जजेस, ये एग्जीक्यूटिव पावर में आएगा क्या या सिर्फ 1 2 3 होगा? सो आंसर इज 1 2 3। ये जो रिमूवल जो है ये जुडिशरी में आ जाएगा, जुडिशियल पावर में आ जाएगा। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर में 1 2 एंड 3 है। आइए इनका डिटेल में देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शंस। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू मेक लॉज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। सो देश के लिए लॉ बनाना, नियम बनाना प्राइमरली यही पार्लियामेंट का मुख्य कार्य है। इट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में इनको एक्सक्लूसिव पावर है रूल बनाने का। पहले 97 था यूनियन लिस्ट में, अभी 100 है, बढ़ गया है। एंड इनके पास किनके कौन कौन सा पावर है? एक तो यूनियन लिस्ट में जितने आइटम हैं उस पर ये बना सकते हैं, जितने सब्जेक्ट हैं उन पर ये लॉ बना सकते हैं। एंड रेसिड्यूरी सब्जेक्ट पे, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट तो यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। फ्यूचर में कोई नया आइटम आए, नए सब्जेक्ट आए तो उसको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे 1960-70 तक कंप्यूटर का कोई कंसेप्ट नहीं था, इसलिए कंप्यूटर जो है वो ना यूनियन लिस्ट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है। इसलिए जब कंप्यूटर आया तो उसको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट बना दिया गया, और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट का मतलब यूनियन लिस्ट में चला गया वो, ठीक है। विद रिगार्ड टू कंकरेंट लिस्ट विच हैज़ एट प्रेजेंट 52, ओरिजिनली 47, कंकरेंट लिस्ट में पहले 47 थे, अभी 52 हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट लिस्ट में से कुछ काटे गए। द पार्लियामेंट हैज़ ओवरराइडिंग पावर्स, मतलब लॉ ऑफ द पार्लियामेंट प्रिवेल्स ओवर द लॉ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एम्पावर्स the parliament to make laws on the subject enumerated in a state list under the following 5 abnormal circumstances। so state list में रूल बनाने का जो पावर है वो स्टेट का है, लेकिन ये नीचे के जो 5 ये एबनॉर्मल सर्कुमस्टेंसेज है, इन सर्कुमस्टेंसेज में स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट पर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। वो कौन कौन से हैं? व्हेन राज्यसभा पासेस ए रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, राज्यसभा अपर हाउस है, अगर राज्यसभा ऐसा कुछ रिजोल्यूशन पास करती है तो बनाया जा सकता है। व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन ऑपरेशन, नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तब ऐसा किया जा सकता है। व्हेन 2 और मोर स्टेट्स मेक ए जॉइंट रिक्वेस्ट टू द पार्लियामेंट, अगर 2 से अधिक राज्य संसद ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक कोई कॉमन लॉ बना दीजिए, तब भी ये हो जाता है। व्हेन नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज एंड कन्वेंशन, इंटरनेशनल फोरम में जा कर के वहाँ पर किसी चीज़ के लिए हामी भर करके आएंगे तो उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को, ट्रीटी को, कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। व्हेन प्रेसिडेंट्स रूल इज इन ऑपरेशन इन द स्टेट, जब एंड जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा रहता है आर्टिकल 356 में, उस समय उस स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर पर पार्लियामेंट लॉ बनाती है। ऑल द ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन द 6 वीक्स आफ्टर इट्स रिसेंबली। सो जितने भी ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट महोदय साइन करते हैं उन सबको पार्लियामेंट से अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। कब? जैसे सेशन बैठेगा, सेशन बैठने के 6 वीक के भीतर आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना है, नहीं तो अपने आप लैप्स कर जाएगा। एन ऑर्डिनेंस बिकम्स इनऑपरेटिव इफ इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन दैट टाइम। द पार्लियामेंट मेक्स लॉज इन स्केलेटन फॉर्म एंड authorizes the executive to make detailed rules and regulations within the framework of the parent law। so पार्लियामेंट क्या करती है? एक सीधा लॉ बना देगी, जैसे कि RTI एक्ट बना देगी, वो पार्लियामेंट का काम है।
उसके बाद से एग्जीक्यूटिव को ऑथराइज कर दिया जाता है कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जो उचित हो वो रूल बनाइए, रेगुलेशन बनाइए, ऑर्डर इशू कीजिए। दिस इज नोन एज डेलीगेटेड, इसी को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। ठीक है, द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव थ्रू क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में किसी भी एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव मीन्स मिनिस्टर भी होते हैं ना, सो मिनिस्टर से प्रश्न पूछेंगे, 0 आवर में पूछेंगे, हाफ एन आवर डिस्कशन में पूछेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन में पूछेंगे, कॉलिंग अटेंशन करके पूछेंगे, एडजर्नमेंट मोशन करके पूछेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन डाल के उनको हटा सकते हैं, सेंसर मोशन डाल के उनको रिमूव कर सकते हैं, और भी डिस्कशन के तरीके हैं। तो जब भी हम एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो उसमें मिनिस्टर्स को भी ध्यान में रखना है। मिनिस्टर, जब मिनिस्टर है तो एग्जीक्यूटिव है, और जब पार्लियामेंट में वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो पार्लियामेंटेरियन है। सो मिनिस्टर इज पार्लियामेंटेरियन हु इज हैविंग पोर्टफोलियो ऑफ सम मिनिस्ट्री also. It also supervises the activities of the executive with the help of its committees. So आप इससे पहले आपने देखा था पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, और पार्लियामेंट्री कमिटीज़ स्टैंडिंग कमिटीज़ भी हैं, एडहॉक कमिटीज़ हैं, और उनके द्वारा भी एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रखे जाते हैं। द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पार्टिकुलर। सो मिनिस्टर जितने हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड पार्टिकुलरली टू लोकसभा। अगर लोकसभा उनसे नाराज़ हो गई, लोकसभा में उनके मेजोरिटी नहीं है, तो मिनिस्टर साहब की छुट्टी, मिनिस्ट्री की छुट्टी। एज ए पार्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज each minister is individually responsible for the efficient administration of the ministry under his charge. The council of ministers can be removed from the office by the Lok Sabha by passing a no confidence motion. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी रिमूव्ड, यहाँ पर दिया है, मतलब पूरी सरकार को गिराई जा सकती है नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके। सिर्फ एक मिनिस्टर को हटाना हो तो सेंसर पास करना पड़ता है। द लोकसभा कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट इन द फॉलोइंग वे। और कौन कौन से तरीके हैं? बाय नॉट पासिंग ए मोशन ऑफ थैंक्स। प्रेसिडेंट का जो इनॉग्रल एड्रेस होता है उनमें वोट ऑफ थैंक्स होता है, अगर उसको पास नहीं करने देंगे तो ये भी एक समस्या हो जाएगी। बाय रिजेक्टिंग ए मनी बिल, अगर मनी बिल किसी ने किसी कारण से लो रिजेक्ट कर दिए तब भी गवर्नमेंट की समस्या। बाई पासिंग ए सेंसर मोशन और एंड एडजर्नमेंट मोशन, यहाँ पर तो पूरी की पूरी समस्या है ही। बाई डिफीटिंग द गवर्नमेंट ऑन ए वाइटल इशूज, अगर कोई मुख्य मुद्दे हैं, बिंदु है, और उस पर गवर्नमेंट को ये हरा देते हैं तो भी प्रॉब्लम है। बाई पासिंग ए कट मोशन, तो ये सब तरीके हैं जहाँ पर लोकसभा जो है एग्जीक्यूटिव को प्रेशराइज कर देती है। Therefore, the first function of parliament can be said to be to select the group which is to form the government, support and sustain it in power so long as it enjoys its confidence, and to expel it when it ceases to do so. जब तक आपके पास सपोर्ट है, जब तक आपके पास मेजॉरिटी है, आप एग्जीक्यूटिव बनिए, आप मिनिस्टर बनिए, और जिस दिन आपकी मेजॉरिटी ख़त्म हो गई उस दिन आप बाहर। जो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में रहेगा उसी के पास एग्जीक्यूटिव पावर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग यूथ पार्लियामेंट। ये यूथ पार्लियामेंट का कमेटी हमने पढ़ा था, आपको बताया भी थे। यूनेस्को एंड नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट रिकमेंडेड फॉर स्टार्टिंग दिस स्कीम। ये तो सही नहीं लग रहा। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स प्रोवाइड नेसेसरी ट्रेनिंग रिलेटेड टू द स्कीम, ये सेकंड सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट सही नहीं लग रहा। आइए देख लेते हैं। द स्कीम ऑफ यूथ पार्लियामेंट वाज स्टार्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 4th ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस। सो ये किसी यूनाइटेड नेशन से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, ये फोरम, और ये क्या है, रिकमेंडेशंस ऑफ द 4th ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस से हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है? To acquaint the younger generation with practices and procedure of the parliament. So पार्लियामेंट में कैसे काम होता है, कैसे कैसे क्या होती है, उसका ये ट्रेनिंग देने का एक काम है। तो imbibe the spirit of discipline and tolerance, cultivating character in the minds of the youth. ऐसा बता रहे हैं कि जो यूथ हैं
जो यंगर जनरेशन है उनके माइंड में डिसिप्लिन एंड टॉलरेंस क्रिएट करने के लिए भी पार्लियामेंट का यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, टू इनकलकेट इन द स्टूडेंट कम्युनिटी द बेसिक वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। वाह, स्टूडेंट्स में डेमोक्रेसी इंस्टिल करने के लिए भी यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी ट्रेनिंग and encouragement to the states in introducing the scheme. The idea of organizing youth parliament in educational institution was conceived by the 4th All India Whip Conference held at Bombay in 1962, which made inter alia the following recommendation. So mock parliament session के लिए कमेटी जो थी वो 1962 में रिकमेंडेशन दी थी और उसके बेसिस पे यूथ पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लोवेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। ये आपको एक बार देख लेना पड़ेगा, लोकसभा में हाईएस्ट किसका है, लोवेस्ट किसका है, राज्यसभा में हाईएस्ट किसका है, लोवेस्ट किसका है, इसको थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। तो अगर कोई हाईएस्ट पूछे तो बिना पूछे आप यूपी बता देंगे, उत्तर प्रदेश है, बहुत बड़ा स्टेट है, 80 सीटें आती हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश से, और इसीलिए कहा भी ये जाता है कि जो दिल्ली की जो गद्दी है वो उत्तर प्रदेश से होकर के ही जाता है उसका रास्ता। तो यहाँ पर लोवेस्ट का पूछ रहे हैं, हाईएस्ट का नहीं पूछे हैं। तो लोवेस्ट में सिक्किम होना चाहिए, आइए देख लेते हैं। सिक्किम सही है, सिक्किम में सिर्फ एक ही सीट है, सिर्फ सिक्किम में ही एक सीट नहीं है, और भी स्टेट हैं जहाँ पर एक सीट है। यहाँ पर क्वेश्चन में सिक्किम है, इसलिए सिक्किम ही सही है। टोटल नंबर इन राज्यसभा आर 245, पता है आपको। टोटल नंबर्स इन लोकसभा आर 545, इसको काट दीजिए और 543 कर लीजिए, क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन था अब वो रिपील हो चुका है। तो अभी लोकसभा में टोटल 543 है। यूपी हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, दैट इज 80. सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड हैव जस्ट 1 सीट इन लोकसभा। सो ये 3 स्टेट हैं, हाँ ये 3 स्टेट हैं जहाँ पे लोकसभा की एक एक सीट है, सिक्किम, मिजोरम एंड नागालैंड। हु ऑफ द फॉलोइंग वी आर द स्पीकर्स ऑफ लोकसभा, इनमें से कौन लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। नीलम संजीवा रेड्डी, ये स्पीकर थे, नीलम संजीवा रेड्डी एक स्पीकर थे, प्रेसिडेंट बनने से पहले इनको रिजाइन करके और तब प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन किए थे। पीए संगमा स्पीकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर, कौन इनको नहीं जानता, फर्स्ट स्पीकर थे ये। और मिस मीरा कुमार ये स्पीकर थी, मनमोहन जी की सरकार में स्पीकर थी। तो इसमें तो ऑल ऑफ द अबव आ रहा है, ऑल ऑफ द अबव जो करेक्ट आंसर है। सो क्या नाम है इनका, गणेश वासुदेव मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर। करंट स्पीकर, ये करंट अब नहीं होगा, इससे पहले सुमित्रा महाजन जी थी। करंट का हम आगे बता रहे हैं। शी इज़ द सेकेंड वीमेन टू होल्ड द ऑफिस आफ्टर हर इमीडिएट प्रेडिसेसर मीरा कुमार। सो गणेश वासुदेव मावलंकर जी हैं, 52 से 56 तक, डाइड इन द ऑफिस। उसके बाद से ये अयंगर जी हैं, हुकम सिंह जी हैं, नीलम संजीवा रेड्डी है, गुरदयाल सिंह ढिल्लोन है, बलिराम भगत हैं, नीलम संजीव रेड्डी हैं। नीलम संजीव रेड्डी 2 बार है, ये देखिए 67 से 69 और 77 से 77। इसके बाद केएस हेगड़े, बलराम जाखड़, रवि राय, शिवराज पाटिल, पीए संगमा, बाल योगी, मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन। और ये सुमित्रा महाजन 14 से 19 तक थी। इनके बाद ओम बिरला जी हैं। सो अभी ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंट ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस। इसका एक ऑफिस प्रोसीजर का जो हमारा प्ले लिस्ट है उसमें हमने पूरा लिस्ट डाला है, उसमें हमने पूरा लिस्ट डाला है इनके प्रेसिडेंस का, कि जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रायोरिटी में कौन पहले आते हैं, हायरार्की में कौन पहले आते हैं, कौन बाद में आते हैं, वहाँ पर हमने एक लिस्ट दिया है, आप उसको देख लेंगे। सो इंडिया में फर्स्ट पोजीशन पे जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो प्रेसिडेंट का नाम नहीं है, तो यहाँ पर जो है उसी में से हमें ढूंढना पड़ेगा।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, होल्डर ऑफ भारत रत्न डिकोरेशन, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। सो यहाँ पर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्या हो रहा है, ये पॉलिटिशियन है और प्रेजेंट है, ये फॉर्मर अलग हो गया, ये फॉर्मर है, ये प्रेजेंट में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ये पहले होने चाहिए। 4 कहाँ है, ये 4 हो गया। उसके बाद से ये फॉर्मर है, इनका कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 के बाद 1 हो जाएगा, इधर 4 के बाद 1, इसका मतलब कि डी सही होगा। 4 1 2 3, फिर इसके बाद से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड होल्डर ऑफ भारत रत्न, ये 4 1 2 3, ये डी सही है। ये पूरा लिस्ट है। 3rd नंबर पर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उसके बाद से गवर्नर्स आते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट आते हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर 5th नंबर पे आते हैं, 5th ए पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद से चीफ जस्टिस आते हैं। तो ये एक लिस्ट है, ये लिस्ट हमने यहाँ पर भी डाल दी आपके समझने के लिए, और नहीं तो आपको मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस भी किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस? द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज meant फॉर स्टेट एंड सेरेमोनियल ओकेजन्स एंड इज ऑल्सो फॉलोड इन द डे टू डे बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक लग रहा है। दो बीइंग एट सेम लेवल, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन विल टेक प्रेसिडेंस ओवर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। देख लेते हैं क्या सही है। ये दोनों में से कोई भी सही नहीं है। जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस की हमने अभी चर्चा की, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में अभी हमने चर्चा की ना, ये देखिए ये लिस्ट है, ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है, ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है। सो इस टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के बारे में ये क्वेश्चन था, जिसमें से संयोग से इसमें से कोई भी सही नहीं है। द ऑर्डर इन दिस टेबल ऑफ प्रेसिडेंस इज meant फॉर स्टेट एंड सेरेमोनियल ओकेजन्स एंड हैज़ नो एप्लीकेशन इन डे टू डे बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये जब भी है, ये किस लिए ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है? स्टेट एंड सेरेमोनियल ओकेजन्स के लिए है, डे टू डे बिजनेस के लिए नहीं है। Persons in the table of precedence will take rank in order of the number of article in the table. जैसे जैसे ऊपर में होंगे, the entries in the same article are arranged alphabetically. Those included in the same article will take precedence inter se according to data of entry into the article. So इनके ये पूरा हमने लिस्ट यहाँ पर दिया है। इस लिस्ट के अनुसार इनका पोजीशन आता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक लाइन में 8 नंबर में क्या है, एम्बेसडर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाई कमिश्नर है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ये सब एक लाइन में है। तो इसमें एम्बेसडर पहले आ गया क्या? नहीं। एक लाइन में जितने हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले रखा गया है। एक लाइन में जितने हैं अल्फ़ाबेटिकली, ये चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये चीफ इलेक्शन कमीशन, ये कंट्रोलर एंड देखिए ना आप, ये डिक्शनरी में CHA पहले आता है, फिर CHI आता है, फिर CO आता है। तो ये डिक्शनरी ऑर्डर में जो एक लाइन में है वो डिक्शनरी ऑर्डर में है, लेकिन जो ऊपर नीचे हैं वो अपने रैंक के अनुसार है। इसको हमें ध्यान में रखना है, उसी को यहाँ पर चर्चा किया गया है। Governors of state outside their respective state will in block rank above chief ministers of state outside their respective states। तो ये आपका प्रायोरिटी रहा, ये आपका टेबल ऑफ प्रेसिडेंस रहा। उम्मीद है आपने इस चैप्टर को समझा होगा, परखा होगा, जाना होगा। थोड़ा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इसमें है, तो उसके लिए करना क्या है, 2 या 3 बार इस वीडियो को फर्स्ट इंस्टांस में देख लेना है। कल परसों नहीं, फर्स्ट इंस्टांस में आपको देख लेना है। और आपको एक और बात बता दूं, आपके एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही सर पे है। तो मैं तो वीडियो जितना मेरे से हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूं कि 100% सिलेबस आपका कवर कर लो। 75% से 80% तक, 80% तक का सिलेबस हमने कवर कर लिया है। अभी भी हमें कुछ सिलेबस कवर करने हैं, तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लूँ। आपको क्या करना है, जो ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है उनको आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जैसे मैं पब्लिश करता हूं इसको लगातार 3 बार देख लीजिए। रूल बना लीजिए, पहले से जो प्लेलिस्ट में है उसका रिवीजन करते रहिए, उसका प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा ना वेट कीजिए कि मैं नया वाला डालूंगा उसी के साथ पुराना वाला देखेंगे, टाइम ही नहीं मिलेगा आपके पास। टाइम की बहुत कमी है। आप पहले वाला जो है उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप भूल जाइए कि आप 20 बार कर चुके हैं कि 50 बार कर चुके हैं। जितना रिवीजन करेंगे कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और एग्ज़ाम में मिस्टेक करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कम होगी। एग्ज़ाम में गलती होती है, अनजाने में बहुत गलती होती है।
ऐसा नहीं कि आप आंसर जानते हैं और गलती नहीं होगी, आंसर जानते हुए भी गलती होती है। बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होना चाहिए और प्रिपरेशन ठीक ठाक होना चाहिए। भगवान का नाम लेकर के बैठिए, सब सही हो जाता है। आज का नीति श्लोक, कह कालः कानि मित्राणि को देश को व्ययागमौ कश्चाहम काच में शक्ति रीति चिंतमय मुहुर्मुहुः। अर्थात सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसे खर्च करने के सही तरीके और अपने ऊर्जा स्रोत पर गौर अवश्य करें, भविष्य में यही काम आएंगे। मतलब लाइफ में क्या करना है, राइट टाइम क्या है, राइट पर्सन कौन सा है, राइट प्लेस कौन सा है, राइट वे ऑफ अर्निंग कौन सी है, राइट वे ऑफ एक्सपेंडिचर कौन से हैं। अगर इन पर आपने ध्यान दिए तो आपके जीवन जो होंगे वो सुगम हो जाएंगे, आपके भविष्य जो होंगे वो उज्जवल होंगे। तो आपको भी ये जरूरत पड़ती है कि आप सही समय का इस्तेमाल किया करें। आपका ये ACKG स्टडीज यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा यूट्यूब चैनल ACKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विजन के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ और कुछ नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइज।